नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड, ये बच्चों इनका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है 2 की घात x गुना 3 गुना 13 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 156 को इस रूप में लिखा गया है, तो x का मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले क्या करना होगा, 156 का लासा ले लेते हैं। 156 का लासा ले लो, क्या हो जाएगा बच्चों, पहले 2 से भागा देंगे। 2 से भागा देने पे कितना आ जाएगा 78। फिर हम 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देने पे कितना आएगा 39। फिर हम 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 13 एक प्राइम संख्या है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर गुना, फिर हम क्या लिखते हैं 3, फिर क्या लिखते हैं 13। तो देखो बच्चों, दोनों को ऊपर और नीचे तुलना करो। ठीक है, इस वाले को इस वाले के साथ तुलना करो। 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ 13 की घात 1 है, यहाँ भी 13 की घात कितनी है 1 है। अब यहाँ पे ये x दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2 होगी। तो आपका उत्तर क्या हो गया 2, यानी कि डी उत्तर हो गया। हमारा उत्तर हो गया डी 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, यदि एच सी एफ का मतलब होता है मासा। मासा कितना दिया हुआ है बच्चों 2, और किसका दिया हुआ है 2 संख्याओं का। मासा 2 संख्याओं का दिया है, और 2 संख्या कौन सी है, पहली संख्या हो गई 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92 दी हुई है। 510 है आपकी पहली संख्या और 92 दी हुई है दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, और उस तो क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लासा, और लासा किनका निकालना है, इन्हीं 2 संख्याओं का निकालना है। ठीक है, 510 और 92 का। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, और वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है संख्याओं का गुणनफल गुना लॉसा यानी कि एलसीएम गुना मासा यानी कि एचसीएफ। तो ये फार्मूला लगाते हैं, तो संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो संख्याएं कौन सी है 510 और 92 है। तो 510 और 92 का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, यानी कि दोनों का गुणनफल कर देते हैं, फिर बराबर कर देते हैं। एलसीएम को मैं एक्स मान लेता हूँ, जो हमें निकालना है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और एच सी एफ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करना है बच्चों, इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों देखो, ये 2 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना कुछ, इसके नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं इसको फ्रेशली बना लेता हूँ फिर से। ठीक है, संख्याएं हमारी क्या क्या थी 510 गुना 92। लासा को हमने एक्स मान लिया, जो निकालना था उसे एक्स मान लिया है। और एच सी एफ हमारा 2 दिया हुआ था, कुछ ऐसा ही था। अब ये जो 2 है ना, वो इसके नीचे आ जाएगा, 510 गुना 92 बटा 2। ये जो 2 है इनके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम। अब हम इसे हल कर देते हैं, तो देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद कितना आएगा 2 पंजे 10, और फिर आएगा 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ गया 255। तो 255 को किससे गुना करना है 92 से गुना करना है। तो हम 255 को 92 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इनको गुना करने पे हमें कितना मिलेगा, इसको गुना करने पे हमें मिलेगा 2 3 4 6 0। गुना करके देख लेना बच्चों, यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 510 को 255 को 92 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23460। देखो क्या आंसर में है, बिल्कुल है बच्चों, ये ए नंबर हो गया 23460। करना कुछ भी नहीं था, एक बार फिर से देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम को मैंने एक्स माना था, एचसीएफ 2 दिया हुआ था। अब ये जो 2 है ना, वो कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा, यहाँ पे चल गया। अब 2 से इसको काट दो, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, एक उधर गया, तो कितना है 2 पंजे 10, फिर एक उधर गया 2 पंजे 10, 255। तो ऊपर क्या बचा 255 और ये 92। तो 255 को 92 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 23460, यही मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, धनात्मक संख्या।
ठीक है, धनात्मक बोला है यानी कि प्लस, जो भी होगा पॉजिटिव संख्या होगी, ये दिया हुआ है के रूप में लिखा जाता है। तो यह संख्या क्या है, 6Q+5 इसके रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे Q क्या है बच्चों, यहाँ पे Q हो गया चर, हो गया चर वो संख्याएं होती हैं जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू बैठा के देखते हैं तो क्या होगा, अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पे 0 बैठा देता हूँ, पहले 0 बैठा के देख लो तो कितना आएगा, 6 × 0 + 5, ये हो गया 0 + 5, क्या बचा बच्चों, 5 ही बचा। और 5 कौन सी संख्या है, 5 विषम संख्या है। ठीक है, 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ये वाला भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसकी जगह में कुछ और बैठा के देखते हैं, 6Q+5। अब Q की जगह में कितना बैठाओ, 1 बैठा के देख लो, 1 बैठा देता हूँ, 6 × 1, इसकी जगह में क्या बैठ गया, 1 बैठ गया, +5, 6 × 1 6 ही होगा, और 6 और 5, 6 + 5 कितना होता है बच्चों, 11 होता है। 11 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो फाइनली क्या मिला है, विषम। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विषम संख्या। इसको हम दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं, तो वो क्या है बच्चों, देखो 6Q+5 है, 6Q+5। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 दिया हुआ है ना, और 6 के साथ बच्चों ये क्या है, गुणनफल में है। तो 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या का गुणनफल है। तो ये हमेशा क्या देगा बच्चों, सम संख्या ही देगा ये हमेशा। और हमें क्या देखना है, यहाँ पे 5 अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो ये हमेशा क्या देगा, विषम संख्या ही देगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये किस प्रकार की संख्या है, 5 + 2√3, यानी 3 का वर्गमूल दिया हुआ है। तो ये कौन सी संख्या है, हमें ये पता लगाना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों 5 कौन सी संख्या होती है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये कौन सी संख्या होती है, ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। रैशनल को क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ये एक परिमेय संख्या है। 2 भी क्या है बच्चों, 2 भी परिमेय संख्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर अपरिमेय संख्या को किसी के साथ भी गुना किया जाता है तो वो कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय संख्या ही बनती है। ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये बच्चों जैसे दिया हुआ है, ठीक है, ये 2, ये आपका जो 5 हो गया, ये है परिमेय, परिमेय संख्या है। 2 भी कौन सी संख्या है, 2 भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो वर्गमूल 3 का दिया हुआ है, ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या के साथ गुना करते हो, देखो यहाँ पे 2 × √3 है ना, 2 × √3 है, तो 2 कौन सी संख्या है, परिमेय। तो परिमेय गुना अपरिमेय संख्या करने पे हमें क्या मिलता है बच्चों, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या बन गई, ये बन गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारी हो गई अब अपरिमेय हो गई। ठीक है, और ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये होगी परिमेय संख्या होगी। अब अगर कोई अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया गया है, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये टोटल संख्या क्या बन गई, ये पूरी संख्या बन गई अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेयिका में a = BQ+R में b का क्या वैल्यू, b क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें b का पता लगाना है कि b क्या है, भाज्य है, भाजक है, शेषफल है, क्या है। तो देखो a को जब हम b से भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, q आएगा, और शेषफल कितना आ रहा है, r आ रहा है, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो a = b × q, जैसे यहाँ पे हो गया b × q + r, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे b क्या होता है, तो ज़रा देखो b क्या है, यहाँ पे भाजक हो गया। ठीक है, a क्या हो गया, a भाज्य हो गया। भागफल क्या हो गया,
क्यू भागफल हो गया और शेषफल आर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें पूछा गया था बी क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा बी यहाँ पे भाजक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो यानी कि ए यहाँ पे आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया भागफल आ गया क्यू और शेषफल आ गया आर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमें पूछा गया था कि बी क्या है, तो बी है आपका भाजक। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखें। 17/8, 17/8 के दशमलव प्रसार क्या हैं। तो बच्चों 17 को 8 से भागा दे दो। ठीक है, 17 को हमने 8 से भागा दे देना है, तो कितना आ गया, 8 दूना 16, बचा 1, दशमलव लगा लो 0, 8 एकम 1, 8 एकम 1, वो 1 मिनट बच्चों, 8 दूना 16 होगा ना। ठीक है, 8 दूना 16, फिर करेंगे 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे 0 आएगा, 8 दूना 16, 20 में से 16 चल गया तो बच्चों कितना बचा, 4 बचा, फिर लगेगा 0, फिर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। तो फाइनली बच्चों शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। जब 8 को 17 से भागा दोगे तो शेषफल तुम्हें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये बच्चों कौन सा दशमलव प्रसार होगा, ये शांत होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी बहुपद पी एक्स कोई बहुपद है के लिए ग्राफ में शून्यंकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ एक्स अक्ष को, ये होता है एक्स अक्ष को किस किस बिंदु पे काट रहा है, पहले वो पता लगाना है। ठीक है, कितने बिंदु हमें काट रहा है वो पता लगाते हैं यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ क्या हुआ है, ये क्या है, कर्व है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं CURVE, कर्व बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये एक्स अक्ष को, ये वाला हमारा एक्स अक्ष होता है, इसको किस किस बिंदु पे काट रहा है, किस किस बिंदु पे। तो देखो एक पहला बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो बच्चों 4 बिंदु पे इसने काटा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो बच्चों हमें कितने कितने बिंदु मिल गए यहाँ पे, तो 4 बिंदु मिल गए। ठीक है, 4 बिंदु, और ये क्या है बच्चों, ये है पी एक्स, जो पूछा गया था पी एक्स, ये यही है। तो हमें 4 बिंदु मिल गए, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्राफ है इस तरीके का है। ये इसको पहले यहाँ काटा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो इसने टोटल 1 यहाँ 2 3 4, ये एक्स अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है, तो 1 2 3 4 पे काटा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुपद का शून्यांक है। ये कोई हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यांक हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, 4u² + 8u, u बच्चों यहाँ पे क्या है, चर है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका शून्यांक निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे u का स्क्वायर है, u की घात कितनी है, 2 दी हुई है। तो मैं 4 को यहाँ पे 4 ही लिख देता हूँ, u को क्या लिख सकता हूँ, u गुना u लिख सकता हूँ ना, क्योंकि u स्क्वायर क्या होता है, u की घात 2 है, तो मैं u को 2 बार लिख सकता हूँ। प्लस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 2, और यहाँ पे u भी है साथ में, तो मैं u लिख देता हूँ बराबर 0। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ से जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको निकालना है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एक 4 बाहर आ गया। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, इसको भी बाहर निकाल दो, निकल गया। और तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, यहाँ से 4 तो पहले ही निकल गया, जो पहले निकल गया उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब देखो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ u बच गया। क्या इधर में कहीं पे u है, नहीं है ना, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे u आ गया, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, और इधर क्या है, बराबर 0। अब देखो 2 का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 4u, ये ब्रैकेट में है, बराबर 0 है, और इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणनफल है, तो या तो इसका मान 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से होता है अगर कोई 2 नंबर दिए गए, a गुना b बराबर 0 है। ठीक है, अगर या तो a 0 होगा या b 0 होगा।
ठीक है बच्चों, दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो पूरे को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो इसका मतलब क्या है, या तो 4u जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा या तो 4u जीरो है, या क्या है बच्चों u+2 जीरो है। ठीक है ना बच्चों, यही हो सकता है, या तो बच्चों ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, 4 जीरो के नीचे चल जाएगा। ठीक है, जीरो के नीचे चल जाएगा। अब जीरो को किसी से भी भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो पहला मेरे को क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, ये वाला, अब दो को तुम उधर ले जाओ, तो दो को उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, u बराबर -2। ठीक है, तो एक हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, और एक क्या मिला, -2। ठीक है, तो u की हमें दो वैल्यू मिल गई, एक जीरो दूसरा -2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो मेरा उत्तर देखो डी, ए और सी दोनों, तो मेरा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक बार थोड़ी और देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक मिनट जो 4u² प्लस 8u, कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिया था 4u² प्लस 8u। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 को कॉमन लिया था, u को क्या लिख सकते हैं, u गुना u लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और मैंने u को u ही लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी 4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैंने 4 निकाल दिया, यहाँ से देखो u कॉमन लिया, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, u कॉमन ले लिया, u भी बाहर निकल गया। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, u, फिर प्लस का साइन आएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इनका दोनों का मान क्या है, जीरो, मैं यहाँ पे ना जीरो भी लगा लूँगा बच्चों। ठीक है, जब भी बनाना हो तो इसके शून्यंक निकालने हो तो बराबर जीरो कर लेना। अब क्या होता है, देखो दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल कितना दिया है, जीरो, यानी कि या तो 4u जीरो होगा या फिर ये वाला जीरो होगा। दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो उसको जीरो बना देगा। जैसे क्या लिखते हैं बच्चों, 3 गुना अगर मैं जीरो लिखूंगा तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, कोई भी दोनों में से एक जीरो होगा तो वो उसको जीरो बना देगा। अब देखो ये 4 है ना, जीरो के नीचे ले जाओ, 0/4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो u की एक वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब मैं बनाता हूँ दूसरे वाले को जीरो, अब इसको बनाता हूँ मैं जीरो, तो u+2 को मैंने जीरो बना दिया। अब ये जो दो है उधर जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो बच्चों आपको u की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे u की दो वैल्यू आ गई। पहला आ गई जीरो, u बराबर जीरो, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, u बराबर ये वाला -2। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू मिल गई। तो आपका उत्तर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका उत्तर हो गया यहाँ पे डी, ए और सी दोनों है, जीरो भी आएगा -2 भी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है x² -15। इसका क्या निकालना है बच्चों, शून्यंक निकालना है, पहले जैसा ही है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो x² -15 के हमें शून्यंक निकालने हैं। ठीक है, x² -15 यही दिया हुआ है बच्चों, इसके शून्यंक निकालने, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो x का स्क्वायर, अब देखो 15 को ना मैं उधर ले जाता हूँ, तो 15 देखो इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको मैं उधर ले गया। ठीक है, तो अब स्क्वायर हटाते हैं तो पता है ना बच्चों क्या आता है, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वर्गमूल आ जाता है, इधर आ गया वर्गमूल, और क्या आता है बाहर, क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस दो साइन आ जाते हैं। तो देखो क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर था, मैंने यहाँ से स्क्वायर को क्या कर दिया, हटा दिया, स्क्वायर हटाया तो इधर में क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वर्गमूल आ गया। तो अब क्या करना है, इसके बाद x बराबर इसकी कितनी वैल्यू होगी, एक होगी +15। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x बराबर -15। ठीक है, दो वैल्यू आ गई ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देख लो, x² था, 15 को मैं उधर ले गया, अब इसका स्क्वायर हट गया, जैसे इसका स्क्वायर हटेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, इधर में वर्गमूल आ जाएगा, इस तरीके से वर्गमूल आ गया। ठीक है, ये वर्गमूल आ गया, और इसके आगे साइन आ जाएगा, एक बार प्लस का और एक माइनस का, दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, जैसे दो हटेगा इधर वर्गमूल आएगा, और इसकी आगे प्लस लग जाएगा और माइनस लग जाएगा, यानी इसकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गया प्लस वर्गमूल 15, एक आ गया माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, क्या सी होगा, 15
ये प्लस है आगे में और इसके आगे क्या है -15। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चों आपको दिया है 10 नंबर। इसको कैसे बनाते हैं? द्विघात बहुपद ये आपको दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग क्या होगा। ठीक है, इसके शून्यांकों का आपसे योग पूछा गया है। तो ये है x² - 7x + 12। ठीक है, शून्यांकों का योग निकालना है हमें यहाँ पे। तो शून्यांक, अगर इसकी घात बच्चों कितनी है 2 है, इसकी घात दी हुई है 2, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? इसके शून्यांक भी होंगे बच्चों 2 होंगे। ठीक है, घात 2 है, शून्यांक भी 2 है। अब शून्यांक 2 कौन से हो सकते हैं? एक अल्फा हो सकता है, एक बीटा हो सकता है। अब आपको क्या बोला है कि इसके शून्यांकों का योग निकालना है। ये शून्यांक है और इसका योग निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -b/a होता है। यही होता है। अब वो आप पूछेंगे -b/a कहाँ से आ गया? तो इसका जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म के थ्रू हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला आपको दिया हुआ है, तो इसका जनरल फॉर्म हम बता देते हैं आपको क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जनरल फॉर्म है, इसकी घात कितनी है 2। अगर इसकी घात 2 है तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा। ठीक है, अब आपको पूछा शून्यांकों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनका योग कर दिया। इसका वैल्यू कितना होता है? -b/a। तो ये हो गया बच्चों b और ये हो गया a, ये वाला होता है। अब ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमें दिया गया है, ये वाला x² - 7x + 12। अब बच्चों कंपेयर करना तो आपको आता है। ठीक है, इसको कंपेयर करो इसके साथ ax² + bx + c, इससे साथ कंपेयर कर लो। कंपेयर करने में तुम्हें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वही निकालना है तुमने। देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 तो दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू कितनी होगी? -7 होगी। देखो आगे प्लस और माइनस होता है ना, वो लेना होता है। तो a की वैल्यू होगी 1 और b की होगी -7। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू मैं क्या रखूँगा? -7 रखूँगा। देखो ये फार्मूला है, इस ये फार्मूला में जो माइनस है ना, ये वाला, ये आगे में लगा हुआ है। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -7 आ गई। तो मैं यहाँ पे -7 रखूँगा ब्रैकेट के अंदर। और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये 7 हो गया 1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? b आ गया। b हमारा उत्तर हो गया 7। ठीक है, एक बार फिर से देखो ये वाले क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो x² - 7x + 12, हमारा फार्मूला क्या होता है? -b/a। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, यहाँ पे लोग मैक्सिमम गलती करते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a का वैल्यू, इसका जनरल फॉर्म इसके नीचे लिख देंगे। अगर हमें a b c की वैल्यू नहीं पता है तो जनरल फॉर्म नीचे रख दो। x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। यहाँ से कर लो कंपेयर। एक मिनट बच्चों, यहाँ से हम फिर से बनाते हैं एक बार। यहाँ दिया हुआ x² - 7x + 12, यहाँ दिया हुआ ax² + bx + c, यही दिया हुआ है बच्चों। अब a b c निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी? -7, और c हमें चाहिए नहीं फिर भी निकाल लेते हैं। c की वैल्यू होगी 12। ठीक है बच्चों, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है? इसके शून्यांक है। घात 2 है तो शून्यांक भी 2 होंगे। -b/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ माइनस तो रखते हैं। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -7, ब्रैकेट में ले लेते हैं -7। और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 बैठा देते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, माइनस गुना माइनस कितना होता है? प्लस होता है। और 7/1 कितना होगा? 7 ही होगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा b। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? जिसकी घात 1 हो। ठीक है, जैसे x है, y है, इसकी घात 1 है। ठीक है, z हो गया, उसकी घात 1 है। घात हम कैसे लिखते हैं? जो चर होते हैं, चर की घात लिखते हैं। तो चर की घात यहाँ x क्या है? चर है, उसकी घात 1 है।
वाई चर है उसकी घात 1 है, जेड चर है उसकी घात 1 है। तो इस तरह जिसकी घात 1 हो, यानी कि चर है और उसकी घात अगर 1 दी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बोलते हैं। और अगर घात उसकी 2 दी हुई है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। ठीक है, जो अभी हमने जस्ट पीछे किया था क्वेश्चन, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है, जैसे इसकी घात दी हुई है 2। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात। लेकिन अगर घात इसकी 1 दी हुई है तो वो होता है रैखिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण, यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया गया है, पूछा गया है अगर ये कंडीशन करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, ये समीकरण आपको दिया गया है, ज़रा ध्यान से देख लो बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन दी गई है। तो पूछा है इनमें से कौन सा हल होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले, यानी कि a1x b1y c1 बराबर 0, ये पहला रैखिक समीकरण है। अब मैं दूसरा रैखिक समीकरण लिखता हूँ, a2x b2y c2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनका रिलेशन देखो, ये रिलेशन है कैसा है, a1/a2 और क्या दिया है यहाँ पे, b1/b2। तो यहाँ पे देखो ये b1/b2 दिया हुआ है, b1/b2, और दिया है c1/c2, कुछ ऐसे ही दिया गया, और क्या दिया है, बराबर दिया गया। तो ये किस कंडीशन में होता है बच्चों, जब ये सारे रेशियो बराबर हो जाएं, सारे अनुपात बराबर हो जाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके कितने हल होते हैं बच्चों, अनेक। क्या होता है ना, ये जो दो रेखाएं हैं, ये जो पहला समीकरण है वो एक रेखा को डिनोट करता है, ये दूसरा समीकरण है रैखिक समीकरण, ये दूसरी रेखा को शो करता है। अब इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं, एक तो हो सकता है या तो दोनों रेखाएं ऐसे जा रही हों, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों। ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन है वो इसको डिनोट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे, यानी कि इसके जितने भी बिंदु होंगे वो इन दोनों रेखाओं के ऊपर होंगे, तो इसके होंगे अनेक हल। ये देखो बच्चों, यही वाली कंडीशन थी हमारी, यही पूछा गया था। यही वाला हमसे पूछा गया था, जब ये वाली कंडीशन दी गई हो तब क्या होता है, अनेक हल होते हैं। यानी कि जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर में है। ठीक है, तो बच्चों जो पहली लाइन पे, जो पहली लाइन है रेखा में, जो बिंदु उसके ऊपर होगा वो दूसरी के ऊपर भी होगा, जो बिंदु, तो इसके कितने, इस जितने बिंदु है ना बच्चों दोनों लाइनों के ऊपर में है, तो इसीलिए इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, यदि ये रेखाएं समांतर हों तो के का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे के का मान पूछा गया है, तो हमें के का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे दो रेखाएं दी गई हैं, तो पहली हमें थोड़ा स्पेस बनाना होगा यहाँ पे, और समांतर पूछा गया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि रेखाएं, ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, और ये रेखाएं क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया, समांतर दिया हुआ है, तो के का मान हमें निकालना है। देखो यहाँ पे के दिया हुआ है, ये के का मान हमें निकालना है, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है, समांतर। समांतर दिया हुआ है, ये कंडीशन है, इसकी कंडीशन लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे कंडीशन, जरा देखो यहाँ पे, ये होती हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, दो रेखाएं हैं आपस में समांतर हैं, तो इसकी ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन लगा के हम क्या करेंगे, के का वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। तो देखो ये पहली लाइन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2k बराबर 2 दिया हुआ है। दूसरी लाइन यहाँ पे दी है 2x प्लस 5y
+1 दिया हुआ है, तो 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जब इधर चल जाएगा तो यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे जो रिलेशन है वो लगानी है हमने। ठीक है, हमारी रिलेशन क्या थी यहाँ पे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। यही कंडीशन थी समांतर की, यही कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन का हमने इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A1/A2 ये होता है A1, ये होता है A2, तो क्या लेंगे 3/2, फिर बराबर का साइन आएगा, फिर हमने क्या लेना है, B1 लेना है। तो B1 बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो 2K, y के साथ कौन गुना में है, 2K है, तो ये हो गया B1, और B2 क्या हो गया बच्चों, ये 5, ये हो गया B2 हो गया तुम। ठीक है, अब हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये 5 को हम इधर ले जाते हैं, और ठीक है, और 2 को हम नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। तो 5 कहाँ चल गया, 3 के पास चल गया, तो 3 × 5। ठीक है, और ये जो 2 है वो नीचे चल गया 2 के, 2 × 2, यहाँ पे रह गया K। ठीक है, जो निकालना होता है उसको हमने वहीं पे रख दिया, इसको हमने यहीं पे रख दिया। ये वाला जो 5 था ये हम यहाँ कहाँ ले गए, 3 के पास ले गए, और जो K के साथ जो 2 था ना गुना में, उसको हम नीचे ले गए 2 के पास। अब इसको गुना कर दो, ये कितना हो गया, 5 दिया 15, और ये कितना हो गया, 2 दूना 4, तो K का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 15/4 हो गया। क्या आंसर है, चेक करते हैं, 15/4 बिल्कुल है बच्चों, C नंबर में दिया हुआ है 15/4। जब भी बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कोई K का वैल्यू निकालो या कोई भी दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू, तो आपको कंडीशन दी होगी, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी गई कि समांतर है। ठीक है, तो समांतर निकालने के लिए हमें उसकी कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ पे दी हुई है कि जब कोई भी रेखाएं समांतर होती हैं तो उसकी ये कंडीशन होती है, और ये हमें लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, समीकरण युग्म का हल होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दिए हैं, इसका कौन सा इसका हल होगा, एक हल होगा कि 2 हल होगा कि अनेक हल होंगे कि कोई भी हल नहीं होगा, ये हमें पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं, तो इसके रेशियो को चेक करके पता लगाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 2x + y = 4, और क्या दिया है बच्चों नीचे में, x + 3y = 15, यही दिया गया है बच्चों। तो मुझे यहाँ पे पहले क्या करना है, A1 A2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है A1x B1y + C1 होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है, A2x B2y C2 = 0 होता है। ठीक है, ये पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण का जनरल फॉर्म मैंने कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरे समीकरण का जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करके क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो और A1 निकालो। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, 2, A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, A1 हो गया 2। अब निकालते हैं B1, तो देखो y के साथ गुना में है ना, तो y कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो y के आगे कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, तो B1 की हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1, B1 आ गया 1। अब देखो ये 4 है ना, ये C1 इधर में है, 0 के इधर में, और ये 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा इधर में जाके। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। उसी प्रकार से मैं क्या निकालूंगा, A2 निकालता हूँ। ठीक है बच्चों, तो A2 को कैसे निकालते हैं, कंपेयर कर लो, ये A2 है, x के आगे कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, तो A2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब B2 निकालते हैं, तो ये y के आगे क्या है, 3, ये वाला 3 है ना, तो ये B2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारा C2 कितना हो जाएगा, देखो 15 को उधर ले जाओ, तो ये -15 हो जाएगा उधर जाके, इधर बच गया 0, तो कितना हो जाएगा C2 -15। तो बच्चों जब भी इस तरह के कोई भी आपको इक्वेशन दिए गए हों, तो आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, पहले आपने ये निकाल लेना है, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है। ठीक है,
तो कंडीशन कैसे लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं बताता हूँ कंडीशन कैसे लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों के रेशियो को ले लेता हूँ। जैसे मैंने पहले इसको लिख लिया 2x प्लस वाई, इसको मैं उधर ले गया -4 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और इसको देखो बच्चों x प्लस 3y, 15 को मैं उधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, रेशियो लेने हैं, इन दोनों का रेशियो ले लो। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, एक तो है ना। ठीक है, तो 2/1। अब इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, तो और यहाँ पे 3 है तो 1/3। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लो, -4/-15। अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कितना आ गया, 2/1 तो 2 ही होता है ना, और ये कितना हो गया 1/3। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4/15। क्या 4/15 किसी के बराबर है, ये भी किसी के बराबर नहीं है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों लाइनें होती हैं वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये क्या होती है, पहली लाइन, ये होती दूसरी लाइन। ये समीकरण एक लाइन को डिनोट करता है, ये भी समीकरण एक लाइन को डिनोट करता है, एक रेखा को। तो ये दो रेखाएं मिलगी तो दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब हम इनके अनुपात लेते हैं तो ये अनुपात से क्या मिलता है, कोई भी अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पे। ठीक है, तो इसका कितना हल होगा, एक ही हल होगा बच्चों, क्योंकि हमें एक ही बिंदु मिल रहा है ना, एक ही बिंदु मिला जो कि पहली लाइन पे भी है और दूसरी लाइन पे भी है, तो इसका एक ही हल होगा। तो बच्चों ये वाला देखो जरा यहाँ पे, यही वाला आया था बच्चों। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं करनी है एक बिंदु पे, तो इसके कितने हल हैं, अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण का हल है तो k का वैल्यू निकालें। यानी कि ये बच्चों क्या दिया है, इस समीकरण का हल दिया हुआ है, बोल दिया है कि ये इसके हल है, तो हमें k का मान निकालना है। यानी कि x की जगह 2 बैठाना है और y की जगह में 3 बैठाना है। तो ये हो गया बच्चों 2x प्लस 3y बराबर k, यही दिया हुआ है बच्चों। तो अब x की जगह क्या बैठेगा बच्चों, 2 बैठेगा, x की जगह मैंने 2 बैठा दिया, यहाँ पे था 3। y की जगह क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। तो बच्चों देखो क्या आता है, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, और 4 और 9 मिलके कितने होते हैं बच्चों, 13 होते हैं। तो तुम्हारा उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 4 और 9 मिलके 13 हो जाएंगे, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण y बराबर 7 और y बराबर 9 का हल है। तो बच्चों इसका क्या हल होगा वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या होता है, ये x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, कुछ ऐसा ही है। अब बच्चों क्या बोला, y बराबर 7, तो y क्या है, प्लस में है ना, तो 7 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ से एक लाइन सीधी चली जाएगी। और y बराबर 9, 9 कुछ ऊपर होगा बच्चों, तो यहाँ से भी एक लाइन सीधी चल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। और जो भी लाइन आपस में समांतर होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कोई हल होता है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अगर कोई भी लाइन आपस में समांतर होती हैं इस तरीके से तो उसका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, इसको एक बार और से देख लो, y बराबर 7 और y बराबर 9 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों, पहले क्या दिया हुआ है, y बराबर 7 दिया हुआ है, तो आपको पता ही है यहाँ से चलते हैं 1 2 3 ऐसे ही करते करते यहाँ पे कहीं पे 7 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, y बराबर 9 मिलेगा, यही मिलेगा ना बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y बराबर 7 दिया तो वहाँ से एक सीधी रेखा जाएगी, एक सीधी रेखा खींच दो y बराबर 7 से, और y बराबर 9 से भी एक हमने क्या करना है, सीधी रेखा खींच देनी है। अब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है बच्चों, ये आपस में कैसे हैं, समांतर है,
और अगर ये देखा है समांतर है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा डी, कोई हल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बच्चों देखो आपका उत्तर यहीं पे है, एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तब समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे कि आश्रित होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो एक बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो देखो यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, एक बिंदु पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इस वाले डब्बे में देखना। तो इसका क्या होता है बच्चों, संगत होता है, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब क्या है कि चर की जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए हर हाल में। और यहाँ पे जो इक्वेशन आपको जितने दिए गए हैं, जितने समीकरण दिए गए, सब में चर कौन सा दिया गया है, एक्स ही दिया गया है। और एक्स की हमें जो घात कितनी चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका पता लगाना है। तो पहले वाले में देखो देखो इसको पूरा नहीं, इसको अगर स्पीड से हल करना हो तो हमें खाली एक्स का पता लगाना है। यहाँ एक्स गुना एक्स होंगे, एक्स गुना एक्स आपस में गुना होंगे, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, एक्स का स्क्वायर मिलेगा। एक मिनट बच्चों, एक्स का स्क्वायर मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ भी एक्स गुना एक्स होंगे तो क्या होंगे, एक्स का स्क्वायर मिलेगा यहाँ भी आपको। ठीक है, और ये दोनों एक्स स्क्वायर क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है और बीच में क्या साइन है, बराबर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। तो ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, फिर से देखो इसको, x गुना एक्स करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, x की पावर 2 मिल जाएगी, बीच में क्या है, बराबर दिया हुआ है। x गुना एक्स करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बच्चों क्या होंगे, बराबर है ना, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी आगे इसके प्लस का साइन है, दोनों दो कट जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचेगा या कोई पद नहीं बचेगा जिसपे एक्स स्क्वायर रहे। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब दूसरा वाला को चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब देखो एक्स गुना एक्स करेंगे तो कितना मिल जाएगा तुम लोगों को, एक्स का स्क्वायर मिलेगा, और बीच में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो इसके आगे प्लस का साइन है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो जब ये पद ही नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जब ये फार्मूला यूज करोगे ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वो एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, प्लस 2 गुना एक्स, ये बन जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा -3। तो इधर में तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है और इधर में टर्म एक्स स्क्वायर वाला मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो जब इन सब टर्म को इधर लेकर आओगे और सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे ये पद मौजूद रहेगा, ये पद नहीं कटेगा, तो ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब करोगे ना तो देखो इसकी घात कितनी है, 3 है ना, तो ये वाला पद इस पे आएगा ही आएगा, एक्स क्यू वाला पद आएगा यहाँ पे, बराबर है। अब इधर में देखो, 2x गुना एक्स क्यू करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2x क्यू मिल जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसके आगे में 1 है ना बच्चों, यहाँ पे 2 है। अब इसको तुम उधर भी लेके जाओगे ना, तो 2x क्यू में से अगर x क्यू घटेगा भी तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, x क्यू तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, 2 में से एक जाएगा तो एक तो मिलेगा ही, तो x क्यू वाला पद रह जाएगा, और इसकी घात कितनी है, 3, तो 3 घात है, तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो हमारा उत्तर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया गया है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो वास्तविक मूल्य होंगे। इसके दो वास्तविक मूल्य हैं,
तो इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका होता है डी बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ ऐसा ही होता है। और इसके क्या बोले, तो वास्तविक मूल्य बोलना है। तो वास्तविक मूल्य का मतलब क्या होगा, ये जीरो से बड़ा होगा, यानी जो डी है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इस पे क्या होता है बच्चों, जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। इस पे क्या होते हैं, मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक के साथ क्या होते हैं बच्चों, बराबर भी होते हैं। मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल असमान और वास्तविक होंगे। इसका उत्तर है बच्चों, दो वास्तविक मूल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको सी ऑप्शन चुना। अगर बराबर दिया होता, अगर बोलता कि मूल बराबर है और वास्तविक है, तो आप क्या उत्तर देते, तब आप बी को उत्तर लिखते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण में किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे कि कोई द्विघात समीकरण है, उसका मान शून्य नहीं होगा। तो किस स्थिति में शून्य नहीं होगा, अगर ये ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स प्लस सी दिया है। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे ए को शून्य करके देखो, यहाँ पे ए को शून्य कर दो, इसको शून्य कर दो। अगर ए जीरो हो गया, आपने जीरो बैठा दिया, तो जीरो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जीरो को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाता है, जीरो ही मिलेगा। तो जीरो गुना एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, जीरो बन गया। ये बच गया बी एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों, ये बच गया बी एक्स प्लस सी, तो बी जो एक्स की जो घात है वो कितनी है, एक है ना। ठीक है, तो ये बन गया बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये द्विघात हुआ, ये तो रैखिक हो गया। ये क्या हो गया, रैखिक। लेकिन हमें पूछा है कि द्विघात समीकरण में किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो बच्चों इसका उत्तर होगा ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का मान शून्य हो गया तो ये रैखिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो यानी कि जो ए है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ए नॉट इजिकल टू जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण का मूल समान हो, ठीक है, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया है, ये वाला, और इसका मूल समान दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर जीरो। ये द्विघात समीकरण एक दिया है। अब इस द्विघात समीकरण का हमें क्या निकालना है, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक तो है ना, तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एक के बराबर हो गया। ए बराबर क्या हो गया, एक। अब बी किसके बराबर हो गया, -4 के। बच्चों माइनस हमेशा लेते हैं, माइनस लेना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। बी का वैल्यू हो गया -4। अब सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू हो गया के हो गया। हमारा फार्मूला क्या था, मूल समान होते हैं, जब भी मूल समान होते हैं तो डी क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो डी क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या लिखेंगे, बराबर जीरो, यही लिखेंगे। अब बी की वैल्यू कितनी दी है, देखो बच्चों -4 दी है, तो -4 और बी की घात कितनी है, 2, तो हम स्क्वायर कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, एक, तो ए की जगह में एक बैठाते हैं और सी की जगह में के बैठाते हैं। ठीक है बच्चों, या ए की जगह में मैंने एक बैठाया और सी की जगह में के बैठा दिया। अब देखो माइनस का स्क्वायर, किसी का भी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। यानी ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। -4 गुना एक कितना होगा, 4 ही होगा, और ये के है, और इधर क्या है, बराबर जीरो। ठीक है, तो ये बच्चों आपको मिल चुका है। अब क्या करते हैं, ये वाले वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं, इधर में माइनस है तो उधर में जाकर प्लस हो जाएगा, तो 16 बराबर 4 के। ठीक है, ये वाला माइनस में था, ये बराबर के उधर में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 है ना, ये वाला 4 जो है बच्चों, उसको 16 के नीचे ले जाते हैं, तो 16/4 बराबर के।
अब 4 से काट दो इसको, 4 चौके 16। तो के का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको इस तरीके से आप बना लेंगे क्वेश्चंस को। जब भी दिया रहेगा ना के का वैल्यू निकालने के लिए, तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है, डी बराबर जीरो। और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बराबर जीरो लिखते हैं। बी का वैल्यू बच्चों क्या है, -4 है, तो -4 बैठा दो यहाँ पे, -4 का स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू यहाँ पे के दिया हुआ है जो कि हमें निकालना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस का स्क्वायर। तो देखो माइनस का अगर कहीं भी आपको स्क्वायर मिल गया वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 4 गुना 1 4। अब क्या करना है बच्चों, ये जो -4 है ना, इसको उधर ले जाओ जीरो के, तो ये प्लस बन जाएगा। तो 16 बराबर 4 के। अब क्या करना है बच्चों, ये 4 16 के नीचे है और के साथ गुना में है। ठीक है, तो ये वाला 4 क्या होगा, 16 के नीचे आ जाएगा। यहाँ हो गया के, 4 चौके 16। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया एपी का, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एक एपी आपको दी गई है कि प्रथम पद और सारवंतर पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। तो पहला एपी क्या दिया है, 3 1 -1 -3 ऐसे करके दिया है। बोला है कि पहला पद क्या है, प्रथम पद। तो जो पहला पद होता है वो है 3, यानी कि प्रथम पद हो गया तुम्हारा 3। दूसरा पद कैसे निकालते, सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या हो गया, 1। 1 में से किसको घटाते हैं, पहले पद को, यानी कि 3 को घटाएंगे। 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो डी कितना आ गया, -2, और पहला पद कितना आ गया, 3। उत्तर देख लो कौन सा है, बी उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, ये एक एपी है, 3 7 11 में कौन सा पद 31 है, कौन सा पद 31 है ना। तो बच्चों देखो ये तुम्हें लाखरी पद दिया हुआ है, यानी ये an तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें पूछा है n कौन सा पद है, कौन सा पद का मतलब क्या होता है, n पूछा गया है तुमसे, n निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला तो तुम जानते ही हो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 d, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा यूज करना है, कोई भी अगर आ जाए तो ये फार्मूला तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो an कितना दिया हुआ है, an 31 है, 31 रख देते हैं यहाँ पे। पहला टर्म कितना दिया हुआ है, 3, n हमें निकालना है। d कितना दिया हुआ है, देखो d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद को घटाते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा ना बच्चों। ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 मिलेगा, यही तो होता है d। तो यहाँ पे रख देंगे 4। अब देखो ये जो 3 है ना, उसको मैं उधर ले जाता हूँ। 31 में से 3 चल गया, 31 में से 3 चल गया, इधर में क्या बचेगा, ये वाला टर्म बच गया, यानी n-1 और 4 बच चुका है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो 31 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28 बचेगा, 28। 31 में से 3 जाएगा तो 28 बच गया। इधर में कितना बचा, n-1 4, यही बचा है बच्चों। अब ये जो 4 है ना, इसको 28 के नीचे ले जाओ। अब ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 7 चौके 28 होता है। ठीक है, तो 7 बराबर किसके आ गया, n-1 के आ गया। अब बच्चों जो 1 है ना, 1 को उधर ले जाओ, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर कितना आ गया, 8 आ गया, 8वां पद। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। इस पे क्या बोला गया है, कोई एपी दिया है आपको और इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं मतलब पूछा गया, एन पूछा गया है। ये 205 जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है आपको। ठीक है,
ये AP है 7, 13, 19, ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया है, 205 तक चला गया है। पूछा है 205 जो है वो कौन सा पद है, ठीक है, मतलब इस पर कितने पद है पूछा गया है टोटल। तो ये बच्चों हो गया AN हो गया, ठीक है, जिसको आखिरी पद बोलते हैं। ये पहला पद हो गया, ठीक है। तो A बराबर हो गया 7। अब D निकालना है। D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिल गया, ठीक है। तो फार्मूला हम जानते ही हैं, होता है AN बराबर A प्लस N-1 T। यही फार्मूला होता है बच्चों। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है इसको बनाने में। अब क्या करोगे बच्चों, AN क्या रखोगे, 205, ये मैंने रख दिया 205। A कितना दिया हुआ है, 7, N-1, N तो निकालना है, और D कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये 7 को हम उधर ले जाते हैं, तो 205 में से 7 चला जाएगा, इधर में क्या बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, N-1 6, ये बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 205 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 198 आएगा, ठीक है। 205 में से 7 जाएगा तो 198 आएगा, इधर में बचा N-1 6। अब जो बच्चों ये जो 6 है ना, इसको 198 के नीचे ले आओ। ये 6 को 198 के हम नीचे ले आते हैं। अब भाग दे दो 6 से, तो 198 को 6 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 का 12 6 तिया 18, एक उधर गया, 6 का 12 6 तिया 18, 33 आ गया। 33 बराबर N-1। अब जो एक है ना इसको उधर ले जाओ, माइनस में उधर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 33 प्लस 1 N, और 33 और 1 मिलके कितना होता है, 34 होता है। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है AP का nthवां पद, यानी कि AN आपको कितना दिया हुआ है, 4N प्लस 3, यही दिया है। तो पूछा है पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद का मतलब क्या है, N की वैल्यू कितनी बैठाओगे, 5 बैठाओगे। जहाँ N है वहाँ 5 बैठा देना, ठीक है। जहाँ N है वहाँ पे 5 बैठा देंगे। तो यहाँ भी N है, यहाँ कितना बैठा दोगे, 5 बैठा दो। तो 5 चौके कितना होता है, 20 प्लस 3, ये मिलके हो गया तुम्हारा 23। तो AN की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 23 होगी। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है, 23। ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा है, एक AP दिया हुआ है, इसका बोला 30वां पद क्या होगा, ठीक है। यानी N की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी हुई है। तो 30वां पद कैसे निकालते हैं, ये AP है 10, 7, 4, ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म होता है वो क्या होता है, A होता है। A बराबर 10 दिया हुआ है। D सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 7 दूसरा पद है और 10 पहला पद है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। अब 30वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, AN बराबर A प्लस N-1 D, यही होता है बच्चों फार्मूला। ये फार्मूले का इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करोगे, AN तो आपको निकालना है, AN तो निकालना है ना, N दिया हुआ है, पूछा AN कितना होगा, ये तो निकालना है। तो A कितना दिया हुआ है बच्चों, A दिया हुआ है 10, N दिया हुआ है 30, N तुम्हें दिया है 30, और D तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालना है तुमने, तो बराबर 10 प्लस, अब 30 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 29 आएगा, और ये कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों इसको हल कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। अब देखो यहाँ पे गुना का जो साइन है, पहले गुना को हटाते हैं, यहाँ प्लस गुना माइनस, ये कितना बन जाएगा, -29 गुना 3 कितना होगा, 87 होगा, ठीक है। 87, 10 में से 87 जाएगा तो कितना आएगा, -77 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 27,
किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे पद क्या होते हैं A1 A2 A3 ऐसे करते करते कहाँ तक चल जाते हैं, AN तक चल जाते हैं ना। तो इनका जोड़, सबको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, कहाँ तक जोड़ते हैं, जोड़ते 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 AN तक चल जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इन जो जोड़ है, इनका जो सबको हम योग कर देंगे, इनके n पदों का, एक पद से लेके कहाँ तक जा रहा है, n पद तक जा रहा है, उस योग का सूत्र क्या है, सूत्र निकालना है। तो उसका सूत्र होगा a। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, यही फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, SN, सम टू n टर्म्स। S का मतलब क्या हो गया बच्चों, S का मतलब हो गया योग, कितने पदों का, n पदों का योग। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज का जो कोण का जो सभी कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर एक छोटा त्रिभुज दिया गया है, एक कोई बड़ा त्रिभुज भी अगर और दिया गया है, ठीक है, भले कुछ भी हो, यहाँ भी कितना बन रहा, 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी कितना बनेगा बच्चों, 60 बनेगा। यहाँ भी कौन कितना बनेगा, 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी कितना बनेगा, 60 बनेगा बच्चों। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, अगर यहाँ पे कोई दो त्रिभुज दिए हैं, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। समरूप त्रिभुज, ये बोल दिया है दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं आपस में, तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, संगत भुजाएं का मतलब क्या हो गया, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत भुजाएं होगी बच्चों। ठीक है, ये कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं बच्चों। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में दी गई हैं। ठीक है, उनकी भुजाएं किस अनुपात में, 4 और 9 के अनुपात में दी गई हैं। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये दो कैसे त्रिभुज है बच्चों, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, बोल दिया गया है समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो इस अनुपात में दी गई हैं, पहली वाली की 4, दूसरी की 9, ऐसे दी गई हैं। तो पूछा है इनका क्षेत्रफल, इनका जो एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A2, तो इनका अनुपात क्या होगा, ये तुमसे पूछा गया है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जो भुजाएं दी हैं उसका वर्ग कर दो। ठीक है, उनका हमने वर्ग कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 16, और 9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 81। तो पहले वाले का हो गया 16 और दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 81। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उत्तर हो गया, तो उत्तर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है त्रिभुज ABC में AB 3 दिया है, BC 4 दिया हुआ है, B 90 दिया है, तो AC पूछना है। ठीक है, तो ये बच्चों ज़रा ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है, ये आपको दिया गया है। यहाँ पे देखना है B कितना दिया है, 90। ठीक है, तो B को मैं क्या मानूंगा, 90 मानता हूँ यहाँ पे, ये 90 हो गया। तो ये A हो गया, ये C हो गया। ठीक है बच्चों, अब AB कितना दिया हुआ है, 3, ये 3 दे देते हैं। BC कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। B 90 है। ठीक है, तो B को मैंने 90 लिख दिया। तो पूछा AC क्या होगा, ये वाली वैल्यू को पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, आधार, देख रहे हो ना यहाँ पे आधार है, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं, ये कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो लंब होता है, लंब को मैं लेता हूँ यहाँ पे L ले लेता हूँ।
बी आधार को मैं बी ले लेता हूँ और इसको मैं एच ले लेता हूँ। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो यही फार्मूले का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं फार्मूला फिर से बता देता हूँ। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला कभी ना भूलना, ये फार्मूला सारी जगह यूज होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इसी से बनाना है। ये पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब एक एंगल, कोई भी एक कोण कितना बन जाए, 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है, तब ये पाइथागोरस का थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे देखो जरा, इसको मैं फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिया है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये हो गया ए। हमारा देखो एंगल कितना बना है, बी 90 बना ना, तो यहाँ पे मैं बी लूँगा, बी बन गया 90 डिग्री। ये हो गया सी। और बच्चों देखो यहाँ पे ए बी 3 दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। पूछा है ए सी निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया एल, ये एल हो गया, ये हो गया बी, आधार बी होता है। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो कर्ण को मैं क्या मानता हूँ, एच मानता हूँ। तो हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को बनाना है। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, चलो ध्यान से देखेंगे इसे। एल की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मैं बैठा देता हूँ 3 का स्क्वायर। प्लस बी की जगह क्या दिया हुआ है, 4, तो मैं बैठाता हूँ 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एच का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये हो गया एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है। 25 बराबर यहाँ पे आया एच का स्क्वायर। अब बच्चों ये जैसे तुम ना स्क्वायर हटाओगे, ये वाला स्क्वायर को हटाओगे, तो इधर में क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो इधर में आ गया वर्गमूल, और इधर क्या बच गया एच। तुमने ये क्या किया, स्क्वायर को हटा दिया यहाँ से, तो 25 के ऊपर में क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 5 होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ठीक है, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ए। अब 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या बोला गया है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ये बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला। देखो यहाँ पे बहुत सारे वृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं ना, सबकी त्रिज्या तो अलग अलग है। इसकी त्रिज्या मान लो 5 होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो कुछ 4 होगी। इसकी त्रिज्या देखो कितनी होगी, 3 होगी। इसकी त्रिज्या 2 होगी। और ये सबसे छोटे छोटे वाले हैं, देखो सब यहाँ पे अलग अलग तरह के वृत्त दिए हुए हैं। तो सबकी त्रिज्या क्या है, सबकी त्रिज्या अलग अलग है। किसी की त्रिज्या 3 है, किसी की 4 है, किसी की 2 है, किसी की 1 है, किसी की 0.5 है, और भी छोटी हो सकती हैं। तो अगर त्रिज्याएँ जितनी छोटी होंगी या बड़ी होंगी तो जो ये वृत्त हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे वृत्त दिखाई दे रहे हैं, तो सभी वृत्त आपस में क्या है, अलग अलग है। ये देखो सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, सॉरी सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो सभी वृत्त एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन ये वो है कैसे, समरूप है। देखने में तो एक ही जैसे है ना, अलग तो नहीं है। तो ये सब समरूप होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यानी कि जो यहाँ पे पहले का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 64। दूसरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 121 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, इन त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात निकालो। ठीक है, तो यानी कि मान लो इसका और इसका अनुपात कितना है। ठीक है, ये दोनों जो भुजा है, इस भुजा का, इस त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की इस भुजा का, दूसरे त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात हमें निकालना है। तो जो इसका एरिया दिया है, पहले का जो क्षेत्रफल है वो 64 है, दूसरे का दिया हुआ है 121 दिया हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, दोनों का वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लो, इसका भी वर्गमूल ले लो। तो जब 64 का वर्गमूल लोगे तो कितना मिलेगा, 8। और 121 का वर्गमूल लोगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर कितना हो गया, 8/11, सी हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक है,
अब ये 64 को कैसे नहीं कैसे 8 आ गया वो भी मैं बता देता हूँ। 64 को क्या लिख सकते हो, 8 गुना 8 लिख सकते हो ना, ठीक है। और 121 को कैसे लिख सकते हो, 11 गुना 11 लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है बच्चों कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्याएं अगर एक जैसी संख्याएं हैं वो अगर जोड़े में हो तो एक बाहर निकल जाती है। यहाँ भी ये दोनों जोड़े में है वर्गमूल के अंदर में, तो एक संख्या क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर उनके जो क्षेत्रफल हैं वो अगर दिए हैं तो उनका हमने क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है, ठीक है। जैसे ये 64 दिया हुआ था, इसका क्षेत्रफल, इसका 121 दिया हुआ था, तो हमने 64 का क्या ले लेना, वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका जो ये वाला साइड है वो कितना आ जाएगा, 8, और ये वाला साइड कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी में ए बी 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैं क्या मान लेता हूँ 6√3, ठीक है। और ए सी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया हुआ है बच्चों, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। तो आपसे पूछा है कि जो कोण बी है ये कितना होगा, कोण बी। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों इस फार्मूले को, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको ए कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, ठीक है। ज़रा इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था, इसको मैंने एल लिया था, इसको मैंने बी लिया था, इसको मैंने क्या लिया था, एच लिया था। अब फार्मूला क्या बोलता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एल कौन कौन सा है, ये वाला एल हो गया, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, बी हो गया, और 12 क्या हो गया, एच हो गया। तो एल कितना बैठाएंगे, 6√3 बैठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की जगह क्या बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे, 6 का स्क्वायर, एच की जगह क्या बैठाएंगे, 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करके देखते हैं क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रही तो हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा बच्चों, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लेके देखते हैं, 6√3 जैसे दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। अब इन जब दोनों का आप स्क्वायर करोगे ना तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 गुना ये √3 क्या होगा, वर्गमूल 3 क्या होगा बच्चों, ये 2 से ना जो वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 6 छिक्के कितना होता है, ये 6 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और 12 का स्क्वायर कितना देता है, 144 देता है, ठीक है। अब इसको करो 36 गुना 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 12 6 3 18, 3 का 6 3 3 9 10, 108 प्लस ये कितना है बच्चों, ये 36 है ना, 3 और 6 हैं बराबर 144। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जोड़ के देखो, 108 प्लस 36 को जोड़ोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा, और इधर भी क्या आ गया, 144 आ गया। तो बच्चों ये सही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोण बी कितना होगा, कोण बी 90 होगा, ठीक है, 90। हमारा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुमने बनाना है। कहीं ना कहीं तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, ये जो 6√3 इसका स्क्वायर मैंने कैसे किया था, तो यहाँ पे देख लो एक बार, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 6 पे भी स्क्वायर आ जाता है, वर्गमूल 3 पे भी स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि दोनों पे है ना बच्चों, ये वाला जो वर्ग, ठीक है, यही नंबर के ऊपर में, दोनों के ऊपर में क्या है, 2 है, तो ये 6 के ऊपर भी 2 आ गया और वर्गमूल 3 के ऊपर में भी 2 आ गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे जो 3 है अंदर में वो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और 36 गुना जब 3 तुम करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 108 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे बराबर का साइन लाने का मतलब क्या हुआ, कि कहने का मतलब है कि अगर लंब और आधार, ठीक है, लंब को एल लेते हैं, आधार को बी लेते हैं, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और कर्ण को एच लेते हैं, एच का स्क्वायर का बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या आया था, 144 आया था, और इधर भी कितना आया था, 144 आया था। तो बच्चों ये सत्य है, 144 के बराबर ही ना होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ सत्य हो जाती है तो हमारा ये वाला फार्मूला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा जो बी का कोण था वो वही निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा बच्चों।
अगली क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से, यहाँ पे दिया है मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी कितनी है। ठीक है, तो बच्चों मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है, जैसे ये हम लाइन बनाते हैं ना, ये दो लाइनें, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया वाई अक्ष हो गया। तो जो एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटता है, तो ये बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0, यानी एक्स जीरो, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी कितना होता है? 0 होता है। तो मूल बिंदु हमारा क्या हो गया? 0 और 0, ये हो गया। और ये बिंदु दिया है, तो ये बिंदु कहीं भी होगा पी। ठीक है, तो उस बिंदु के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। मान लो ये मूल बिंदु तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा बिंदु चलो पी यहाँ पे हो गया तुम्हारा कहीं पे, तो इनके बीच की क्या निकालनी है? तुम्हें दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु है, तो पहला बिंदु क्या हो गया? 0 और 0 हो गया। और दूसरा बिंदु क्या दिया है? 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमने लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फार्मूला हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें x1 y1 का वैल्यू भी चाहिए होगा, तो वो कहाँ से लाएंगे हम? तो देखो ये होता है पहला वाला x1 और ये y1 होता है। ठीक है, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, अब बस इसका इस्तेमाल करना है तुमने और इस क्वेश्चन को बनाना है। ये फार्मूला लगा दो सेम। ठीक है, तो पहले x2 बैठा दो। तुम चाहे x1 भी पहले बैठा सकते हो, x2 भी बैठा सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो x2 इसने पहले बैठाया, तो मैं पहले x2 बैठा देता हूँ। तो ये कितना है? 3 है। x2 की जगह में तुम 3 बैठा देना, माइनस x1 कितना दिया है? 0 दिया है, 0 बैठा दो। दोनों के ऊपर में क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस फिर क्या है? यहाँ y2 बैठाना है। y2 कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 बैठा देते हैं। फिर माइनस है, y1 कितना दिया हुआ है? 0 दिया है, 0 बैठा देते हैं। दोनों पे क्या है? स्क्वायर है। अब ज़रा ध्यान से देखो, वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, और 3 पे क्या है? स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर कर देते हैं। 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 4, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 9 और 16 कितना होता है? 25 होता है। 25 का वर्गमूल तुम्हें पता ही है, 5 होता है। ठीक है, तो उत्तर कितना आ गया? सी आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स का जो निर्देशांक है, जैसे ये बन गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स का डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई का डैश होता है, ऐसे ही है कुछ बच्चों। ठीक है, तो ये जो एक्स के निर्देशांक होते हैं ना, यहाँ पे जो एक्स के निर्देशांक होते हैं, इनको क्या कहते हैं? उनको भुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ये 37 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला है बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे हो गया P, दूसरा बिंदु यहाँ पे Q हो गया। दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? सेम फार्मूला है जो बताया गया तुम्हें। ठीक है, जैसे ये दो बिंदु अलग अलग हो गए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो बिंदु अलग हैं, ये ए है, ये बी है, इनके बीच की ये क्या निकाल रहे हैं? हम दूरी निकाल रहे हैं। दूरी निकालने का फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है, अभी हमने किया था पहले, यही फार्मूला है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर कर दो, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का वर्गमूल ले लो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। इसको देखो यहीं पे हम बैठा देते हैं तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा हो गया, इसको ले लो x1, ये हो गया y1, ये तुम्हारा हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है बच्चों, अब बनाना है इस क्वेश्चन को हमें फटाफट। तो देखो कैसे बनाते हैं। x2 की जगह में तुम क्या बैठाओगे? देखो क्या दिया हुआ है, -a दिया हुआ है, तो -a बैठा दो। फिर माइनस है, x1 की जगह में क्या दिया हुआ है तुम्हें? a दिया हुआ है, a बैठा दो, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर आएगा प्लस। अब y2 की जगह में क्या दिया हुआ है? देखो y2 की जगह में b दिया हुआ है, b बैठाते हैं, माइनस बी दिया हुआ, सॉरी माइनस बी, फिर माइनस आएगा बीच में, देखो ये माइनस है ना बीच में, तो माइनस आएगा। अब y1 की जगह में क्या दिया हुआ है? y1 की जगह में तुम्हें b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ b बैठाते हैं, और इस पर क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते हैं बच्चों।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वर्गमूल कर दिया। माइनस ए और माइनस ए कितना होता है बच्चों, -2a होता है। ठीक है, ये पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा तुमने। प्लस माइनस बी और माइनस बी कितना होता है, -2b होता है। ठीक है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कर दिया ना। अब इसको बनाते हैं। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो यहाँ पे 2a का स्क्वायर है ना, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, 2a का स्क्वायर है, तो यानी कि दोनों पे स्क्वायर है, दो पे भी स्क्वायर है और ए पे भी स्क्वायर है ना। यहाँ पे दो पे भी स्क्वायर है, दो पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ए पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। दो पे भी स्क्वायर आ गया, ए पे भी स्क्वायर आ गया, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, +1 गया। अब देखो यहाँ भी माइनस है और ये कितना दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, 2 है, ये b है, और आगे में माइनस दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4 4 कॉमन है ना, दोनों में कॉमन देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अंदर में ही 4 को बाहर निकाल दो, 4 बाहर निकल गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आ गया। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल तुमने पढ़ा ही है, 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, तो ये जो 4 है ना, ये बाहर निकल गया वर्गमूल से। ठीक है, और यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर क्या आ गया, 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मुझे स्पेस लेने दो, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली क्वेश्चंस को आराम से समझना है और उसको बनाना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, एक मिनट जो पहला दिया हुआ था, -a -b। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, पहले ए बी दिया हुआ था तो ए बी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ए ले लेते हैं, दूसरा बी दिया हुआ था। ठीक है, और दूसरा कितना दिया था, -a -b, कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। ठीक है, तो अब करते क्या है, हम पहला इसको मान लेते हैं x1 y1, दूसरे वाले को मान लेते हैं हम x2 y2, कुछ ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 हो गया a, y1 हो गया b, x2 हो गया -a1, y2 हो सॉरी x2 हो गया -a, y2 हो गया b। फार्मूला तुम्हारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैठाते हैं हम, x1 माइनस एक्स टू बैठा दो या x2 माइनस x1 बैठा दो, तो यानी कि -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, ऐसे ही बैठाया था हमने। थोड़ी तेज़ी से चलेंगे, -a कितना होता है, -2a होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। -b कितना होता है, -2b होता है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, माइनस का अगर तुम कोई भी स्क्वायर करते हो ना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे a का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर गया, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में 4 है ना, तो दोनों को क्या कर लो, कॉमन ले लो, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे क्या बचा, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर लिख लो। अब देखो 4 इसके साथ गुना में है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना तो है ना, तो 4 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 लिख सकते हो, तो 1 2 बाहर आ गया। बच्चों 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना, तो निकल जाएगा बाहर। अंदर में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। बिंदु 2 5 और 4 7, अब देखो कहाँ पे है 2 5 4 7, बाद में लेते को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तुमसे क्या पूछा है, मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु हो गया तुम्हारा a, दूसरा बिंदु तुम्हारा हो गया b। ठीक है, a के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। c क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखो x1 x2,
ये x1 ले लिया, ये तुमने क्या ले लिया x2 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भागा दे दिया। उसी प्रकार y1 क्या निकालेंगे, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट था ना x था और y था, ये हमें निकालना था। तो ये क्या आ गया तुम्हारा x1 x2 बटा 2, यही है ना। और इसका y कैसे निकलेगा, तो y वाला ये होगा बच्चों। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, y1 और y2 दोनों को जोड़ दोगे, तुमने y1 को और y2 को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया और 2 से भागा दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला तुमने यूज़ करना है, कुछ मत करना, ये फार्मूले को ये याद कर लो, दोनों के ये बिंदु को जोड़ दो और 2 से भागा दे दिया, तो इसका x निकल गया। अब y निकालना है तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ दो, y1 और y2 को जोड़ दो, जैसे यहाँ जोड़ दिया और 2 से भागा दे दिया, तो इसका y भी निकल गया। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, किसका हो गया, ये मध्य बिंदु का। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना के देखते हैं हम। ठीक है, एक मिनट जो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, y2 हो गया। तो अब कैसे बनाते हैं बच्चों, फार्मूला तुम्हारे पास सेम है, वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उसी से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगी लाइन इस तरीके से, ये जो बिंदु है हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ था 2 और 5, और ये तुम्हारा दिया हुआ था बी 4 और 7। हमें मध्य बिंदु निकालना है, सी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने बताया था x1 और x2, ये x1 और x2 को जोड़ देते हैं। x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया हुआ है 4, और क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। सेम हम निकालते हैं y, बच्चों इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, x और y होगा ना। ठीक है, तो x के लिए क्या किया, दोनों x1 और x2 को जोड़ दिया, 2 और 4 को जोड़ दिया, 2 से भागा दे दिया। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 5 और y2 कितना दिया हुआ है 7, 5 प्लस 7 और 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 कितना होता है 6, 6 बटा 2 कर दो, कितना आएगा, 2 से कट गया 3 आ गया। ठीक है, ये x1 का वैल्यू हो गया। अब 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 को 2 से भागा दो, कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3 और ये y का वैल्यू आ गया 6। ये तुम्हारा उत्तर हो गया 3 और 6, सी नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी दिया गया था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा x1, ये था तुम्हारा y1, ये था तुम्हारा x2, ये था तुम्हारा y2, ऐसे ही था ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है x1 प्लस x2, यानी कि 2 प्लस 4 बटा 2, और यहाँ पे क्या y1 प्लस y2, देखो y1 क्या है 5 और y2 कितना दिया हुआ है, y2 तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, ये था तुम्हारा x1, ये था y1, ये था x2, ये था y2। ठीक है, पहले x1 x2 निकालते हैं, 2 प्लस 4 बटा 2, और y1 कितना दिया हुआ है 5, ये 5 दिया हुआ है, और y2 दिया हुआ है 7, 5 प्लस 7 बटा 2, 4 और 2 6, 6 बटा 2, और 5 और 7 12 बटा 2। बस इसको काट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, तो तुम्हारा आंसर हो गया 3 और 6, यानी ये जो मध्य बिंदु है वो कितना आ गया 3 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। अब बिंदुओं, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये तुम्हें बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, विभाजित करने वाला फार्मूला पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन होगी ए, ये हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5 माइनस 6 दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और -4, कुछ ऐसा ही दिया है बच्चों। अब करना क्या है, इसको
कोई विभाजित करता है, ठीक है। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष, कौन सा अक्ष विभाजित करता है? वाई अक्ष करता है। तो वाई अक्ष के बच्चों जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? पहला एक्स जीरो होता है और ये वाई होता है, ठीक है। वाई अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसका एक्स क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, ठीक है। इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? तो बच्चों जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो एम एन मत लेना, यहाँ पे मैं लैम्डा ले लेता हूँ, लैम्डा और एक ले लेता हूँ, लैम्डा और एक का रेशियो, इससे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लैम्डा वाला पहले इससे गुना होगा, ठीक है, और जो एक वाला है वो इससे गुना होगा, उल्टा चलता है। तो यहाँ पे हम हमेशा जीरो को पकड़ते हैं, ठीक है, यहीं से हमें आंसर मिलेगा। तो ध्यान से ना, मुझे सिर्फ यही वाला वैल्यू चाहिए। ये किसका वैल्यू होता है? एक्स का होता है। कोई भी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है? पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक है। जब एक्स की बात आती है तो सिर्फ हम एक्स से गुना करते हैं। तो लैम्डा किससे गुना होगा? लैम्डा गुना माइनस एक, ठीक है, लैम्डा गुना माइनस एक, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाता है। और ये एक किससे गुना होगा? ये एक होगा 5 से, ठीक है। हम जब x लेते तो x की बात करते हैं, तो इसका x1 ये हो गया, इसका x2 ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? लैम्डा गुना माइनस एक। अब एक किससे गुना हो जा रहा है बच्चों? एक होगा 5 से, एक गुना 5 बटा क्या आ जाता है बच्चों? रेशियो आ जाता है, ठीक है। ये रेशियो का सम आ जाता है। रेशियो क्या है? लैम्डा और एक, लैम्डा प्लस एक। ये किसके बराबर है बच्चों? ये जीरो के बराबर है, तो बराबर जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा गुना माइनस एक कितना होगा? माइनस लैम्डा, और 5 गुना एक कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और नीचे में क्या है बच्चों? लैम्डा प्लस एक आ गया, और यहाँ पे क्या है? बराबर जीरो आ गया, ठीक है। अब तुमने करना क्या है? ये वाला को इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो क्या होगा? जीरो के साथ किसी को भी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लैम्डा प्लस 5 बराबर 0 गुना लैम्डा प्लस 1। जैसे तुम करोगे ना ये वाला बच्चों, लैम्डा प्लस 1 करोगे तुम यहाँ पे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो के साथ करोगे तो ये पूरा अब क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो तुम्हारा बचा क्या है? लैम्डा प्लस 5 बराबर जीरो बच गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। माइनस लैम्डा प्लस 5 कितना हो गया? जीरो हो गया। अब तुम्हारा आंसर यहीं पे आ गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये माइनस लैम्डा को उधर ले जाओ, ठीक है। जैसे आ गया ना, यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस लैम्डा प्लस 5 आ गया ना, बराबर जीरो है, यही तुमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है ना, ये जो माइनस लैम्डा दिया हुआ है, जो माइनस लैम्डा है, इसको तुम उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो प्लस बन जाएगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे रह गया 5, उधर में क्या आ गया? लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 5। तुम्हें रेशियो निकालना है ना, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 5। लैम्डा के नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो एक है ना, इसके नीचे भी एक है। तो कितना रेशियो बन रहा है? 5:1। क्या दिया हुआ है? चेक करो क्या 5:1 कहीं पे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 5:1। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला चेक कर लेना। इसको बस, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जब वाई अक्ष दिया रहेगा तो यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई से लिखते हैं ना। तो लेकिन जब वाई अक्ष पे ये बिंदु होगा तो इसका जो एक्स वाला है वो हमेशा क्या होगा? एक्स वाला हमेशा जीरो होता है, ठीक है। और हम इसी को पकड़ के बनाएंगे, जो जीरो होगा ना वहाँ से आंसर निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि देखो नीचे में लैम्डा प्लस 1 आया ना, इधर में जीरो आया है। जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा तो जीरो गुना लैम्डा प्लस 1 क्या होगा? जीरो बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, जब भी देगा तो इस तरीके से देगा, या तो वाई अक्ष देगा या तो एक्स अक्ष देगा, ठीक है। अगर तुम्हें एक्स अक्ष देता, यहाँ पे बोलता कि एक्स अक्ष काट रहा होता है, ठीक है। तो जब भी एक्स अक्ष काट रहा होता ना, तो बच्चों ये होता एक्स, और वाई वाला क्या होता है? जीरो होता है। तो हम यहाँ पे कैसे चलते हैं? तो हम यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, जीरो वाले को, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और यहाँ पे जो भी आता लैम्डा प्लस 1 बराबर जीरो, इसको उधर ले जाता तो ये क्या बन जाता? जीरो बन जाता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि तीन बिंदु सरीखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चों देखो, त्रिभुज तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए, ये बी, ये सी हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब तुम्हें बोला क्या गया है यहाँ पे तुम्हें बोला गया है कि तीनों बिंदु सरीखे हैं, मतलब एक लाइन के अंदर में, एक लाइन के ऊपर में तीनों बिंदु हैं, यानी कि ए भी यहाँ भी है, बी यहाँ है, और सी भी यहाँ है, ठीक है। ये तीनों बिंदु एक है। अब तुम सोचो कि अगर ये वाले को तुम यहाँ पे ले आओ, ये बिंदु को पकड़ के तुम यहाँ पे ले आओ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि बनेगा ही नहीं ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब हम बी को पकड़ के खींचेंगे तब ना बनेगा बच्चों।
ठीक है, जब ये बिंदु बी यहाँ पे आ जाएगा तो ये तो सीधी लाइन बन गया। अब सीधी लाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, शून्य।